दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे थे। तो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि 1833 का जो चार्टर है ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो थी वो पहली स्टेप थी टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, और ये है फाइनल स्टेप। ठीक है दोस्तों, अब ये फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन, इसका बेसिक मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पे कहीं पे बंगाल है, तो इस बंगाल के जो गवर्नर जनरल, जिसको अभी लोग कहेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर 1833 के एक्ट में दैट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनके अधीन में मान लीजिए ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यहाँ के जो गवर्नर हैं, या मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ के जो गवर्नर हैं, दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ऑल फील्ड्स ऑफ मिलिट्री एंड सिविल पावर्स। यानी कि इस तरीके से जो है हर एक गवर्नर जो है अलग अलग प्रोविंसेस के या प्रेसिडेंसीज के, दे विल हैव टू टेक the nod of the Governor General of India, even if it's a civil or a military power, because all the civil and military powers are vested in the Governor General. ठीक है दोस्तों, thus the act created for the first time the government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. यानी कि जिस तरह से आज सरकार, केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, जिसके कंट्रोल में पूरा का पूरा भारत आता है, और अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं या अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट। उसी तरीके का कुछ एक ढांचा जो है उस समय तैयार हो गया था। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि अंडर दिस 1833 का चार्टर एक्ट, ये जो यहाँ पे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनको चुना गया था उनका नाम था विलियम बेंटिक। ये नाम इंपॉर्टेंट है। और ये इस केस में जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इनका क्या नाम था? हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वॉरेन हेस्टिंग्स। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उनको ये पता नहीं होगा, काइंडली आप लोग लास्ट वीडियो देख लें, वो बहुत रेलेवेंट होने वाली है। इसके बाद it deprived the governor of Bombay and Madras provinces of their legislative powers। यानी कि तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो कि बंगाल में बैठता है, he has given the exclusive power of legislative authority। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, उसके पास पूरे इंडिया का लॉ मेकिंग पावर सौंपा गया। यानी कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के पास अब लेजिस्लेटिव पावर है ही नहीं, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, द लॉज वेर मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेर कॉल्ड रेगुलेशंस। यानी कि 1800, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, 1833 से पहले वाले जितने सारे लॉज बनाए गए हैं वो सब रेगुलेशन है, और जो भी लॉज बनाए जाएंगे अंडर दिस एक्ट उनको कहा जाएगा एक्ट्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। It ended the activities of the East India Company as a commercial body. This is another important area. It ended the activities of East India Company as a commercial body, which became purely an administrative body after 1833. याद रखिएगा, डेट या ईयर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेगा। It provided that the company's territories in India were held by it मतलब यहाँ पे कंपनी इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। मतलब कि कंपनी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टेरिटरी इंडिया के अंदर उसको कंपनी ने कब्जा कर रखा हुआ है, जिसके ऊपर उनका अधिकार है, जबरदस्ती ही भली हो, वो सब एरियाज, वो सारी टेरिटरी जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रस्टी के तौर पे संभाल रही है। किसकी ट्रस्टी के तौर पे? हिज मैजेस्टी की। यानी कि हमारे अंग्रेजी हुकूमत की ट्रस्ट के लिए, अंग्रेजी हुकूमत की ट्रस्टी बनकर के वो सारी टेरिटरीज जो है वो इंडिया में संभाल कर रखी है। वो कंपनी की टेरिटरीज नहीं है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबके सब जो है वो अंग्रेजी हुकूमत की प्रॉपर्टीज है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चार्टर ऑफ 1833 जो है दोस्तों अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक बात बतानी जरूरी है, जो आईसीएस है, आईसीएस एग्जामिनेशन जो है वो दो डिविजन्स में बटी थी। दो इंपॉर्टेंट डिबेट्स हो रहे थे। एक डिबेट हो रहा था इसकी मिनिमम एज को लेकर के, और दूसरा डिबेट हो रहा था कि इसको साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराया जाए, मतलब ये इंडिया में भी कंडक्ट हो और इंग्लैंड में भी कंडक्ट हो। तो अब इन दोनों के पीछे वजह यह थी कि हम सिविल सर्विसेज में इंडियंस को लाना चाहते थे, अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती थी। तो इसीलिए पहली बार 1833 में पहली बार अटेम्प्ट किया गया। द वर्ड इज अटेम्प्ट हियर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट किया गया है। मैं यहाँ पे अगर कलर चेंज करके रखूं, दे जस्ट अटेम्प्टेड कि इंट्रोड्यूस करें आईसीएस का एग्जाम एज एन ओपन एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस should not be debarred from holding any place, office or employment under the company. However, this provision was negated after the opposition, or strong opposition from the court of directors. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1833 तक आईसीएस जो है वो इंडियंस बन सकते थे, नहीं सर, आईसीएस 1833 से पहले नहीं बन सकते थे कोई। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1853 का चार्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। लास्ट है चार्टर एक्ट्स में 1853 का एक्ट लास्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है क्राउन रूल लगने वाला है। क्राउन रूल लगने वाला है। लास्ट
in the series of Charter Act passed by the British Parliament in between 1793 to 1853. ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए बहुत बहुत लेजिटिमेट चीज यहां पे बताई जाएगी। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। क्या यहां पे अभी दिखाई दे रहा है कि जो चीजें सेंट्रलाइज्ड थी, जो चीजें सेंट्रलाइज थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस दोनों थे, अब कह रही है कि इसको अलग अलग कर दो, डिसेंट्रलाइज करना है, डिसेंट्रलाइज करना, काइंड ऑफ। मैं डिसेंट्रलाइजेशन से भी बेहतर वर्ड हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर। यहां पे आप फोकस करेंगे तो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको काफी हद तक जो है इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, इसको अलग करने की बात करी जा रही है। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स टू क्रिएट अनदर बॉडी कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as the Indian Central Legislative Council. This is very important. इस चीज को समझते हैं दोस्तों। देखिए पहले क्या था कि पहले क्या था कि लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल काउंसिल के हाथों में होती थी। अब ये 1853 का एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें पहली बार कहा जा रहा है कि वी नीड टू क्रिएट अ सेपरेट लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे आज की तारीख में एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, तो वैसे ही एक लॉ मेकिंग बॉडी सेपरेट से बनाने की मांग यहां पे करी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 एडिशनल मेंबर्स को नियुक्त किया गया एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, जो कि असिस्ट करेंगे टू द काउंसिल, दैट इज गवर्नर जनरल काउंसिल। और ये जो नई बन के आएगी, एक सेपरेट सी बॉडी बन के आएगी, 6 मेंबर्स जिसके अंदर ऐड होंगे एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, उनको कहा जा रहा है एज ए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो पहली बार फर्स्ट टाइम कोई स्पेसिफिक लॉ मेकिंग बॉडी बन रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये यहीं से हमारा पार्लियामेंट आज का जो है कॉन्सेप्ट ये शुरू होता है। हमारा पार्लियामेंट का जो आज का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छा। Thus, the legislation for the first time were treated as a special function of the government which required special machinery and special processes. ठीक है, अच्छा। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज, इट इंट्रोड्यूस, अब अटेम्प्ट नहीं, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये ओपन कर दिया गया। यहां पे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंगली लॉर्ड मैक्यूलेज कमिटी, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड मैकॉले की सिविल सर्विसेज कमिटी भी बनाई गई थी 1854 में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशंस ऑफ द इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। कंपनी जो है अभी भी कंटिन्यू करेगी इंडियन टेरिटरीज को होल्ड रखना, लेकिन एज ए ट्रस्टी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, कब तक रखेगी ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। It was clear indication that the company's rule could be terminated at any time as the parliament would like. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब भी मन करे तब भी वो कंपनी के रूल को खत्म कर सकती है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो रूल है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, यहां पर अगर हम थोड़ा सा जूम करके लिखें, यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कभी भी उसको बंद किया जा सकता है। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। मतलब कि ये जो 6 मेंबर की पहली बार जो लेजिस्लेटिव बॉडी बन रही है, 6 मेंबर की, यहां पे क्या कहा जा रहा है, ऑफ दीज 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स द गवर्नर जनरल काउंसिल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर ये 6 मेंबर्स को गुजारा जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, उसके अंदर 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंसेस ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। यानी कि यहां से 4 लोकल मेंबर्स आएंगे, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। यानी कि यहां पे पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी करी जा रही है एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लॉ मेकिंग में इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब क्या ये सिर्फ नाम मात्र यूज किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ नाम के लिए घुसाया जा रहा है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेकिन उनका जो एक पावर होता है कि हम किसी भी लॉ को जो कि इंडिया के खिलाफ हो सकता है उसको रोकने की हिम्मत रखते हैं, क्या उसको रोकने की क्षमता रखते हैं, ये चीज हम लोग को आगे देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक पहला पॉजिटिव स्टेप अभी तक लग रहा है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को या लोकल को घुसाया जा रहा है ये 4 एरिया से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्राउन रूल से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पे अब हम क्राउन रूल के पहले एक छोटा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहते हैं, पहले भी दे चुके हैं, उसी से रिलेटेड है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इंटरफियरेंस पॉलिटी और कल्चरल एस्पेक्ट पे, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट पे इंटरफेयर करने लगी, किसके, मासेस के, इंडियंस के, जनता जनार्दन के, तो यहां से एक रिएक्शन आया।
ये रिएक्शन दोस्तों दो हिस्सों में बटा जा सकता है। पहला हिस्सा है 1857 का रिवोल्ट और दूसरा है रिवोल्ट्स बिफोर 1857। और रिवोल्ट्स बिफोर 1857 जो था दोस्तों, यहां पे आप लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे सिविल रिवोल्ट्स हुए हैं इंडिया में 1857 से पहले, भारी मात्रा में हुआ है। इसके अलावा ट्राइबल रिवोल्ट्स, इसके अलावा पेजेंट्स रिवोल्ट, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कास्ट मूवमेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि चारों ओर जो है माहौल काफी गर्म है। इस सिचुएशन में जब ये वाला पोर्शन खत्म होता है और इस वाले चीज को अंग्रेज पहली बार फेस करते हैं, दे रियलाइज कि अगर ये कंटिन्यू होता है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रूल इंडिया। और अगर ये हो जाता है, अगर इंडिया को वो खो देते हैं, दे वुड बी लूजिंग अ कैश काउ। इसीलिए ये 1857 जैसा माहौल दोबारा ना आए, हम लोगों ने क्या देखा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल होने वाली है खत्म और हमारे सामने आने वाली है दी क्राउन रूल, जिसको हम लोग कहने वाले हैं डायरेक्ट रूल। और ये कंटिन्यू होगी टिल 1947, ठीक है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और यही चीज क्राउन रूल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये सब अच्छा लग रहा है, इस तरीके की समझ में आ रहा है इंटरलिंक करके पढ़ने में, और जो लोग सीरियस है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।